हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं वीडियो क्लास 9th के हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। उन सभी के लिए बहुत सारे चेंजेस हुए इस साल 8th से 9th में। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, लेकिन उसके बावजूद अभी जो है आपके पास बहुत सारा डर है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से हम इसको समझेंगे, मैम कैसे करेंगे, टाइम लिमिट क्या होगा। देखिए, क्लास 8th से जब हम 9th में आते हैं तो पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आता है, क्योंकि ये पैटर्न सीबीएसई द्वारा सेट किया जाता है और उसी के जैसा ही आपके पास पेपर आता है फाइनल का। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि क्लोज 8th में आपके पास वेरिएशंस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर्स हो गया, फिलअप्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास में जो है क्लास 9th के पैटर्न में नहीं रहती हैं। इनमें क्वेश्चन आंसर सिर्फ दो तरीके से आपके पास आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और अगर हम बात करते हैं व्याकरण की, तो पहले जो एमसीक्यूज बेस था अब उनमें भी चेंजेस किए गए हैं। अब वो भी आपके पास में सब्जेक्टिव बेस आने लगे हैं, यानी कि अब आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं। कि पहले क्या रहता था, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहते थे, उनमें से कोई एक आंसर आपको टिक करना होता था, लेकिन अब ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं दिया गया है। अब जब ये सारी बातें हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक घबराहट ये रहती है कि आखिर पेपर आएगा कैसे। तो चलिए, हमने भी आपकी इस परेशानी को समझ लिया और अब हम आपको करा रहे हैं सैम्पल पेपर्स। इन सैम्पल पेपर्स के ज़रिए आप जहां पेपर पैटर्न के समझेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, वहीं साथ साथ आप टाइम लिमिट के अंदर अपने पेपर को ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि देखिए, इनमें लिखने के लिए बहुत होता है और टाइम हमारे पास कम होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम हम पूरा विद इन टाइम 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर करें। और इतने तरह तरह के प्रश्न होते हैं जिनमें सब कुछ हमारे सामने होता है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सारे क्वेश्चंस को समझें और करें। ठीक है, तो अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ सैम्पल पेपर्स। ये सैम्पल पेपर बेस्ड हैं आपके सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग। सीबीएसई ने जो आपके लिए सैम्पल पेपर निकाला था, ये उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा चलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हमें इसको करना है और समझना है। ठीक है, तो आज का हम पेपर लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। अब कोर्स बी के स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो चीज़ है आपका पेपर कोड। मोस्टली बच्चे क्या हैं, वो पेपर कोड को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि आपके स्कूल में एक ही कोर्स कराया जाता है, कोर्स बी कराया जाएगा या कोर्स ए कराया जाएगा। लेकिन अब चूँकि जब हम अगले साल 10th देंगे तो उसमें ये पेपर कोड मायने रखता है। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में कोर्स ए और बी दोनों का पेपर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर कोड क्या है, क्योंकि ये पेपर कोड आपको फिल भी करना पड़ता है। तो कोर्स बी का 9th का जो पेपर कोड रहेगा वो 085 रहेगा। 10th में भी आपका कोर्स बी का सेम ही पेपर कोड रहने वाला है, वो है आपका 085। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कोर्स बी का है, जबकि कोर्स ए का रहता है 002। ठीक है, आज हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है नंबर 1। तो ये आपके लिए रखा गया है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके आपका जो भी पूरा फुल सिलेबस है। तो आज पेपर नंबर 1 करा रही हूँ, क्योंकि अभी और भी हम सैम्पल पेपर लेकर आएंगे। तो आज हमारा क्या है, पेपर नंबर 1। ठीक है, चलिए, तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि पेपर में रिटन टाइम हमको 3 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होगा। अब इन 3 घंटों से पहले आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा, तो उस 15 मिनट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा, जिसमें पूरा टाइम आपको सिर्फ पेपर पढ़ने में नहीं निकालना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनका आपको आंसर भी निकाल लेना है। जैसे आपके पास अपठित गद्यांश आते हैं, दो दो अपठित गद्यांश रहेंगे, उन दोनों के आंसर्स आपको निकालने हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो गद्यांश है उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं और आपके पास में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे। तो इन सब के आंसर्स आपको देख कर रख लेने हैं। एक छोटी सी टिप कि गद्यांश में हमेशा हम ये चाहते हैं कि जल्दी से आंसर हमें पता चल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर गद्यांश को पढ़ो, तो आप बहुत आसानी से आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। कुछ सामान्य निर्देश आपको पहले दिए जाते हैं, इन्हें बहुत सावधानी से पढ़िएगा। क्या है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। याद रखिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको आपके पेपर में दिए जाएंगे उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा अरे ठीक है लिख दिया हो गया, नहीं, आपको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है,
इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और घा। ठीक है, जो पैटर्न के अकॉर्डिंग है इस बार पेपर जो है आपका वो 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड आता है हमारे पास का में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। तो जो पहला खंड का है उसमें हमारे पास 2 प्रश्न हैं। ठीक है, इन 2 प्रश्नों में हमारे पास दोनों में ही अपठित गद्यांश है। 7-7 नंबर के ये गद्यांश रहेंगे जिनके अंदर आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न 3 आएंगे और 2 आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। फिर है खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिया गया। अब खंड खा में हमारे पास हमारी व्यवहारिक व्याकरण के जो 6 टॉपिक दिए गए हैं, है ना, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है आपके पास में, और आपके पास क्या कहते हैं अर्थ के आधार पे वाक्य भेद है, स्वर संधि है, विराम चिन्ह है, बहुत कुछ दिया गया है। तो इनमें 6 टॉपिक्स में से आपके सामने रखे जाएंगे प्रश्न खंड खा में, और इनका भी अंदर निर्देश दिया रहेगा, उनको आपको पालन करना। तो खंड खा आपका पूरा व्याकरण आधारित टॉपिक रहेगा। फिर आ जाते हैं आपके पास खंड गा। खंड गा में पाठ्य पुस्तक पर आधारित निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। खंड गा में हमारे पास पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न आएंगे जिनमें आपके पास रहेगा स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 पर आधारित प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय भी हैं और वर्णनात्मक भी हैं। दोनों तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। खंड घा रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। तो खंड घा में आपके पास क्या है, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के 4 टॉपिक आपके पास दिए गए हैं। पहला है अपठित गद्यांश, पत्र है, अनौपचारिक पत्र दिया गया है, उसके बाद संवाद है और चित्र वर्णन है। सिर्फ ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं जिन पे आधारित आपके पास रचनात्मक लेखन यानी कि घा खंड में प्रश्न रखे जाएंगे। इसके साथ अंदर निर्देश दिए गए हैं, उनका आपको पालन करना है। फिर आते हैं प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो कितने प्रश्न दिए गए हैं, 17 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पूरे चारों खंड के मिलाकर 17 प्रश्न हैं। हर प्रश्नों के साथ अंदर विकल्प मौजूद है, उन्हें ध्यान रखते हुए हमें करना है। ठीक, फिर आता है यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि हमेशा आपको जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी लिखना है। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है तो आंसर शीट में पहला 1 होना चाहिए, फिर 2, 3, 4, 5, तो 1 से लेकर 17 तक आपको सीक्वेंस में काम करना है। ध्यान रखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो पहले हम अनुच्छेद कर देते हैं, फिर पत्र कर देते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। नहीं, आपको सारा काम जो है वो सीक्वेंस में करना है, ये ध्यान रखिए। देखिए, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ये सारा काम, क्योंकि सबसे पहले जब हम पेपर शुरू करते हैं तो हम बहुत फ्रेश माइंड में रहते हैं। ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक भी रहते हैं और क्या कहते हैं एक्साइटेड भी रहते हैं कि पेपर कैसा होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारी इसी एक्साइटमेंट लेवल और हमारे जो माइंड स्टेबिलिटी के कारण जो है सबसे पहले अपठित गद्यांश रखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमने पहले से नहीं पढ़ी है और इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये बेस्ट होता है कि इस टाइम जब आप एकदम फ्रेश हो तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा और आप उस दौरान ये अपठित गद्यांश बहुत अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद सेकंड आता है दिमाग चलाने वाला काम, वो व्याकरण होता है। ठीक है, फिर हमारे सामने व्याकरण का पूरा खंड रखा जाता है। उसके बाद जो चीज़ हमारी पढ़ी हुई है, हमारी पाठ्य पुस्तक, वो हमारे सामने उसका सेक्शन रहता है। वो सारी चीज़ें कहानी पढ़ी है, सोच सोच के हम कर देंगे। फिर उसके बाद सबसे कम जो रहता है वो रहता है घा, जिसमें हमें फॉर्मेट बेस्ड काम करना पड़ता है, फॉर्मेट रहता है और थोड़ी चीज़ें हमें सोचनी रहती। तो जो सीक्वेंस आपके पेपर में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। आप ऐसा कभी मत करना कि चलो हम पहले जो है लेखन काम कर देते हैं फिर व्याकरण कर देंगे, नहीं। सबसे पहले अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू कर देते हैं हम अपना क्वेश्चन पेपर। जैसे मैंने बोला, खंड का जो है वो आपका अपठित बोध आधारित है, जिसके अंदर 2 प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्नों में एक एक गद्यांश दिया गया है। दोनों ही गद्यांश करने हैं, ऑप्शन कोई भी नहीं है इसमें। एक प्रश्न में आपके पास 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 2 वर्णनात्मक हैं। तो ये टोटल मिलाकर आपका होता है 7 नंबर का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, मृत्यु अर्थात यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावना होता है, यानी कि बहुत ही भयानक होता है ये चीज़ें। नचिकेता ने देखा कि अपने अपने कर्मों के कारण
लोग मृत्यु से किस तरह घबराते हैं, क्योंकि भाई जैसे हम कर्म करेंगे हमको मृत्यु भी उसी तरीके से प्राप्त होगी, सीधी सी बात है। हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं से लोगों का मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाहाकार मचा हुआ है। क्या है? सभी डरे हुए हैं। कोई अपने पुत्र के लिए रो रहा है तो किसी को पत्नी के वियोग का दुख है, परंतु नचिकेता को तो सचमुच अपूर्व आनंद मिल रहा है। प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों का अंत कर दिया, क्योंकि भाई कहते हैं ना, हमारे मार्ग में जो परेशानियां आ रही हैं सभी के मार्ग में आती हैं। अगर हम खुशी खुशी उस चीज में चलते हैं तो हम इतना ज्यादा फेस नहीं करते। पिता की आज्ञा के पालन करने से उसे जो शांति मिल रही थी वह भूलोक के मायाग्रस्त जीवन में कहीं नहीं थी। निर्भीक नचिकेता जिस समय मृत्यु के द्वार पर पहुंचा उस समय संयोग से यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो वहां पहुंच गया तो उस समय यमराज थे नहीं कि भाई अंदर ले जाता। अतः द्वारपालों ने उसे भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी। तो जो बाहर गार्ड्स खड़े रहते हैं यानी कि द्वारपाल रहते हैं, उसे अंदर जाने की अनुमति नचिकेता को नहीं मिली क्योंकि यमराज नहीं थे। विवश होकर उसे बाहर एक वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरे पर बैठकर यम की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो ये एक कहानी का पार्ट है जो अंश है आपके सामने रखा गया, जिसके पे आधारित आपके पास प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर, लोगों का मन भयभीत क्यों था, क्या कारण था? वो अपने कर्मों के कारण मिलने वाले नतीजे यानी कि मृत्यु के तरीके से डर रहे थे। क्या है देखिए, मृत्यु के भय के कारण, पुत्र और पत्नी के वियोग के कारण, यमराज के डर से या हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं के कारण। तो सही क्या है? हृदय में छाई पाप की रेखाओं के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए थे उसमें बहुत सारे पाप थे, जिसकी वजह से अब उन्हें ये डर था कि हमने ये जो पाप किए हैं ऐसे ही अब हमको दंड भी मिलेगा, यानी कि मृत्यु भी उतनी ही भयानक मिलेगी। नेक्स्ट है, वृक्ष के नीचे नचिकेता को किसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी? तो किसकी प्रतीक्षा कर रहा था वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर? यमराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सही क्या है? यमराज की। नेक्स्ट आते हैं, भूलोक का समानार्थी शब्द बताइए। भूलोक का समानार्थी यानी अर्थ सेम हो, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, नर्क लोक या यमलोक। तो भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो सही क्या होगा? पृथ्वी लोक। अब यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास बहुविकल्पीय थे, अब 2 वर्णनात्मक प्रश्न है। क्या है यहाँ पर देखिए, नचिकेता ने लोगों को अपने कर्मों के कारण किस दशा में देखा? अब लोग जो है वो कौन सी दशा में थे? नचिकेता ने उन्हें किस दशा में देखा था? देखिए क्या है, नचिकेता ने लोगों को अपने कर्म के कारण मृत्यु से घबराते हुए देखा। भाई जैसे जैसे कर्म किए थे उस हिसाब से मृत्यु मिलने वाली थी, तो लोग उससे घबराए हुए थे। नेक्स्ट है, यमराज के निवास की ओर जाते हुए नचिकेता आनंद का अनुभव क्यों कर रहा था? अब भाई वो देख रहा था रास्ते में सभी दुख हैं, दुख में हैं, वियोग में हैं, लेकिन नचिकेता क्यों प्रसन्न था? इसका कारण क्या था? देखिए क्या है, नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उनके पिता ने जो बात कही थी वो उसको फॉलो कर रहे थे, इसलिए यमराज के निवास की ओर जाते हुए वे आनंद का अनुभव कर लेते, क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे वो डरे। कहते हैं ना, हम अगर कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमें उस चीज़ को लेकर डर होता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब हमें डर नहीं है तो जाहिर सी बात है आनंद का ही अनुभव होगा। तो उनको इस चीज़ का डर नहीं था क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। पिता ने कहा था कि तुम जाओ तो वो आराम से जा रहे थे। चलिए, तो यहाँ पर खत्म हुआ हमारा पहला गद्यांश। अब हम आते हैं अपने दूसरे गद्यांश पे। यहाँ क्या दिया गया है देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फिर से हमारे पास एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इस पे 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सड़क मार्ग से हम आगे बढ़े और सरयू पुल पर से बस्ती जिले की सीमा में प्रवेश किया। हमारा पहला पड़ाव कुशीनगर था, मगर हम कुछ देर मगरहर में रुके जो कबीर की निर्वाण भूमि है, यानी कि जहां उन्होंने निर्माण लिया था, यानी कि जहां उन्होंने अपना देह त्यागा था। मगर लोगों की फिक्रा पस्ती ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेंक दिया। अब यहाँ पर फिरका पस्ती क्या होती है कि लोग कुछ ना कुछ फिक्रे कस रहे थे, अरे ये लोग ऐसे आए हैं, वो आए हैं, तो तरह तरह के लोग टॉन्टबाजी करते हैं ना, तो उस तरह की।
और उन्हें मंदिर और मकबरे में बांट दिया। ठीक है, कहाँ बांट दिया? मंदिर और मकबरे में। मठ के महंत ने हमारे भोजन की व्यवस्था की और आसपास के स्कूल और कॉलेजों की लड़कियों से मुलाकात भी करवाई। उनसे बातचीत करके हमने जाना कि अब स्थितियां बदल गई हैं। अब लड़कियों की पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान दिया जाता है, मगर उनमें सामाजिकता का लोप सा हो गया है। अब ब्याह और मरनी हरनी में एका नजर नहीं आता, यानी कि जो चीजें पहले एक आपसी भाव में थी वो चीजें नहीं है। आधुनिकता के साथ वो थोड़ा सा जो साथ में सौहार्द प्रेम था वो घटता जा रहा है। गीतों की बात चली तो वहां मौजूद 50-60 लड़कियों में से किसी को भी लोकगीत याद नहीं थे, यानी कि वहां के जो परंपरागत लोकगीत हैं वो किसी को भी याद नहीं थे। तो ये वहाँ की परंपरा का कहीं ना कहीं खास था कि हमें अपने जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ पैदा हुए, वहाँ के लोकगीतों, वहाँ की जो संस्कृति है उसका ज्ञान नहीं है। वहाँ से हम कुशीनगर पहुँचे। रात घिरने लगी थी, मगर हम पंडरी गाँव के लोगों से मिले। कुशीनगर से लगभग 20 किलोमीटर होने पर भी यहाँ विकास का एक कण भी नहीं पहुँचा था, यानी कि डेवलपमेंट नहीं था। मगर यहाँ के युवा सजग हैं। वे स्वप्रयास से स्कूल भी चलाते हैं। रात को हम बौद्ध मठ में ठहरे। यह मठ किसी शानदार विश्राम गृह से कम नहीं था। सुबह हम केसरिया गांव गए। सामाजिक और पारिवारिक विघटन के इस दौर में एकमात्र संयुक्त परिवार वहां मिला। मतलब आजकल के समय में क्या है कि भाई जो है अब न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, जो संयुक्त परिवार हैं वो देखने को नहीं मिलते। तो वहां पर एक संयुक्त परिवार इनको देखने को मिला। सामाजिक और पारिवारिक विघटन के इस दौर में एकमात्र संयुक्त परिवार वहां मिला। हमने उनसे बात की। उस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के पास तीज त्योहार, गीत गवनाई की अनुपम धाती थी, यानी कि हर तीज त्योहार छोटे मोटे पर गाने के लिए उनके पास कोई ना कोई एक गीत था, मगर उनसे सीखने वाला कोई नहीं था। नई पीढ़ी लोक संस्कृति से विरत थी, यानी कि उनके पास भंडार है, सबसे बुजुर्ग हैं, कुछ समय में वो चली भी जाएंगी, लेकिन ये नहीं था कि वो सारी चीजें अब एकत्र कर कर रख ली जाए। ये भी था कि भाई एकत्र अब किनसे उनसे अगर वो सारी चीजें सीख ली जाए तो आगे पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहेगी, है ना। लेकिन अब क्या था, कोई सीख नहीं रहा है तो पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे हो। तो ये था हमारा गद्यांश और इस पर हैं अब हमारे पास में 5 प्रश्न, जिसमें 3 बहुविकल्पीय और 2 वर्णनात्मक है। पहला है, कबीर की निर्वाण भूमि कौन सी है? क्या था? मगरहर। सही क्या है? मगरहर। बस्ती, कुशीनगर, मगरहर, पंडरी। तो सही क्या है? मगरहर। नेक्स्ट आते हैं, कबीर की किस मेहनत पर पानी फिर गया था? अब लोगों में कबीर ने हमेशा जो है सभी धर्मों से उठकर बात करने की बात करी थी। आप किसी धर्म को नहीं मानो, तो वो उनकी जो मेहनत थी वो यहाँ पर पानी फिर गई थी। लोगों को सांप्रदायिकता से दूर रखने की बात जो उन्होंने करी थी, देखिए क्या है, सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठने की मेहनत, सामाजिक और पारिवारिक विघटन से बचाने की मेहनत, लोकगीत याद कराने की मेहनत, तीज त्योहार एक साथ मनाने की मेहनत। तो किस चीज की मेहनत थी? वो थी आपकी सांप्रदायिक भेदभाव से उठने की मेहनत, यानी कि लोग धर्मों के नाम से अपने आपस में ही जो लड़ते हैं वो अब वहां पर देखने को मिलने लगा था। कबीर ने इतनी मेहनत करी, अपना शरीर जिस जगह त्यागा, वहां पे भी अब सांप्रदायिकता धीरे धीरे घर कर रही थी। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में मगरहर की स्थिति में क्या बदलाव आ चुका है? बताइए। ब्याह और मरनी हरनी में एका नजर नहीं आता, सामाजिकता का लोप सा हो गया है, अब लड़कियों की पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सभी जो है वो चेंजेस आए हैं, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त। पहले मगरहर की स्थिति कुछ और थी, अब वहां पर चेंजेस, धीरे धीरे आधुनिकता वहां पर आ रही है। अब हमारे पास 2 वर्णनात्मक प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हमारे पास में ये रहेंगे। क्या है? लेखक ने पंडरी गांव की क्या विशेषता बताई? पंडरी गांव जो है वो वहां पर जो है विकास नहीं पहुंचा, लेकिन वहां के युवा सजग हैं और वो वहां पर जो है स्कूल भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए क्या है, कुशीनगर के अत्यंत निकट होने के बावजूद पंडरी गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन वहां के युवा सजग हैं, यानी कि जागरूक हैं कि भाई हमें अपनी लाइफ के लिए क्या करना है, ये वो अच्छे से जानते हैं।
और वे स्वप्रयास से स्कूल भी चलाते हैं, अपने प्रयास से ही स्कूल चला रहे हैं। अर्थात अगर वर्तमान सजग है तो भविष्य बेहतर अवश्य होगा। यानी कि हम अगर आज सजग हैं तो भविष्य बेहतर होगा, ये निश्चित है। 5वां प्रश्न है, केसरिया आ गांव में मिले एकमात्र संयुक्त परिवार के बारे में लेखक को क्या पता चला? कि भाई वो वहां पर जो है एक बुजुर्ग महिला है जिनके पास हर एक तरह के तीज त्योहार के लिए गीत हैं, है ना, ये बताया था। लेखक को पता चला कि उस संयुक्त परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के पास तीज त्योहार गीत गनवाई के अनुपम धरोहर थी, लेकिन नई पीढ़ी इसे सीखने में रुचि नहीं रखती है। अब उनके पास इतना अच्छा धरोहर है, कोई भी नई पीढ़ी का व्यक्ति उनसे ये सारी चीजें सीख नहीं रहा है। अतः उन रीति रिवाजों और परंपराओं का निर्वाह करने वाला कोई नहीं है। कौन वो सारी चीजें सीखे और उनको फॉलो करे? आज कोई भी नहीं है उनको सीखने वाला। चलिए अब हम कहां पर बढ़ गए? अपने खंड खा में, जहां पर हमारे व्यवहारिक व्याकरण के जो 6 टॉपिक हैं, खा में आपके पास उन सभी पर आधारित प्रश्न आएंगे, जिनमें उपसर्ग प्रत्यय है आपके पास में, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, स्वर संधि है, विराम चिन्ह है ना, ये सब दिया गया ना, वही सब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? शब्द और पद पर आधारित। पहला टॉपिक हमारा क्या है? शब्द और पद पर प्रश्न है। देखिए क्या है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो अब आपके अतिलघु और लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं ना, इनमें अब एक चीज ये भी दी गई है कि अब जो है आपके पास में परिभाषाएं भी आ सकती हैं, तो उनको भी आप पढ़ लेना। पहले हम लोग क्या करते थे, परिभाषाएं नहीं पढ़ते थे क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, लेकिन अब आपको परिभाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। चलिए देखिए क्या है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक एक नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला है, शब्द भाषा की स्वतंत्र व अर्थवान इकाई है जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। जब यह वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, कमल। ठीक है, तो जब ये क्या कहते हैं, बाहर होता है, जब तक उसे वाक्य में इस्तेमाल नहीं करते तब तक शब्द कहलाता है, लेकिन जब इसे हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो ये पद कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, योग ऋण शब्द का स्पष्ट कीजिए। योग ऋण शब्द क्या होता है? देखिए यहाँ पर योग ऋण शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें ऋण तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं हैं। इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड यानी कि टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, इनको हम कर सकते हैं सार्थक, यानी कि जब टुकड़े करेंगे तो इनके अर्थ हमें समझ में आएंगे, तथा रूढ़ शब्दों के समान इनका एक विशेष अर्थ भी होता है। साथ में इसका क्या विशेष, जैसे यहाँ पर है हिमालय, पीतांबर, नीलकंठ, दशानन, लंबोदर आदि। तो अब ये शब्दों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो इनका अर्थ भी है, जैसे हिम और आलय। हिम का मतलब हो गया बर्फ, घर का मतलब हो, आलय का मतलब हो गया घर। इन दोनों के अपने अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन जब इनको हम आपस में जोड़ रहे हैं तो इनका पर्टिकुलर एक जो है वो अर्थ निकल रहा है। हिमालय, सब हिम का आलय तो बहुत सारे पर्वत होते हैं, बहुत सारे पर्वतों पर बर्फ होती है, लेकिन हिमालय सिर्फ एक को ही बोला जाता है। ठीक है ना, उसी तरीके से पीतांबर, पीतांबर क्या हो गया, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। तो यहाँ पर इन दोनों के अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब इनको जोड़ रहे हैं तो पर्टिकुलर किसकी तरफ इशारा करेंगे, जो पीतांबर को धारण करते हैं, अर्थात विष्णु की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारे कहलाते हैं योग ऋण शब्द। नेक्स्ट आते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो हम सभी को पता है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के भेद पूछे गए हैं, वाक्य के भेद नहीं, वो अलग टॉपिक है। यहाँ पर 4 भेद होते हैं। भाषा के अर्थ स्तर पर शब्द लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, हर शब्द का होता है, जिसे मुख्यार्थ कहते हैं, यानी कि वही उसका मुख्य अर्थ है। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी यानी कि एक शब्द का एक ही अर्थ, विलोम शब्द यानी कि जिसके विपरीत हो, अनेकार्थी यानी कि एक शब्द के कई सारे अर्थ हों, फिर है पर्यायवाची, जहां पर अर्थ एक हो लेकिन शब्द बहुत सारे हो, तो वो होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जिन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बहुत सारे शब्दों के समान अर्थ वाले कई सारे शब्द। चलिए पहला हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के उचित स्थान पर अनुस्वार
और अनुनासिक का प्रयोग कर उन्हें मानक रूप में लिखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या हो आया है, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर निदनीय तो क्या होगा, निंदनीय। तो यहाँ पर ना के ऊपर आपके पास में क्या लग रहा है, अनुस्वार, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आपका निंदनीय। तो चलिए देखते हैं क्या है, निंदनीय। फिर है उंगली, उंगली में क्या होगा, अनुनासिक लगेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर बिंदी, यहाँ पर ये ना यहाँ पर नहीं लगेगा, ये ऊपर की तरफ चंद्र बिंदी लगेगा। फिर है आगम क्या आनगन, क्या अनगन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंगन। गलती लिखा हुआ था, आंगन है, मैं ही नहीं पढ़ पा रही थी, तो यहाँ पर सही क्या होगा, आंगन। ठीक है, सही जगह पर आपको लगाना है। तो 3 दिए थे, 3 में से 2 करने थे, हमने तीनों कर दिए। नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। अब आपको कोई 2 करने हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का है। अब इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करने हैं। हमें उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करना है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अनुभूति। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप देख रहे हैं अनु और भूति 2 अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बेहया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्वाह, ये हो जाएगा निर, फिर ये हो जाएगा वाह, तो ये करके 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हमारे ऐसे ही अलग हो रहे हैं, तो इनमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, पहला है अनु उपसर्ग है और भूति मूल शब्द है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बे, यहाँ पर बेहया में क्या है, बे हमारा उपसर्ग है और हया हमारा मूल शब्द है। देखिए बे हमारा उपसर्ग है और हया हमारा मूल शब्द है। नेक्स्ट आते हैं निर्वाह, निर हमारा मूल उपसर्ग रहेगा और वह हमारा मूल शब्द रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत आसान था। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया है, निम्नलिखित मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाने वाले शब्द लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्या है, आपके पास मूल शब्द दिया है, प्रत्यय दिया है, अब इनसे क्या शब्द बन रहे हैं आपको ये बताना है। तो कोई 2 करने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर, खेल प्लस ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका खेलना। ठीक है, फिर आते हैं लो प्लस आर, तो क्या हो जाएगा लो हार। ठीक है, फिर है बूढ़ा प्लस आपा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बूढ़ापा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बुढ़ापा। तो इस तरीके से हम इसमें प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या है, पहला खेल प्लस ना खेलना, लोहा प्लस आर लोहार। ठीक है, लोहार या लुहार दोनों हो सकता है, वैसे लोहार ज्यादा सही होता है। फिर है बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमारे संधि आधारित प्रश्न है, निर्देश के अनुसार देना। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें खाली कितने लिखने हैं, 2 करने हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, महा प्लस उत्सव, इसका संधि कीजिए तो क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा। अब आ प्लस ऊ बनता है तो क्या हो जाता है, ओ बनता है ना, आ प्लस ऊ बनेगा तो क्या हो जाएगा, ओ बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये महोत्सव। क्या हो जाएगा महोत्सव। फिर है सु प्लस आगत स्वागत। फिर है प्रत्येक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो देखिए करके मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है, महा प्लस उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा आपका महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट है सु प्लस आगत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वागत। तो यहाँ पर देखिए संधि क्या हो रही है, यहाँ पर उ प्लस आ रहा है। ठीक है ना, अभी आपको याद है ना कि जब हम ऊ के साथ कोई और दूसरा स्वर लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वहां पर या वहां पर वा बन जाता है। ठीक है, बताया था ना, वो हो जाता है। यहाँ पर अब इसका संधि विच्छेद करना है प्रत्येक का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रति प्लस एक। ठीक है ना, यहाँ पर ई प्लस ए जो है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये बनता है। ठीक है, तो ये नियम याद है ना, हमने पढ़ाए थे,
तो उसी के अनुसार होगा। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, सु प्लस आगत स्वागत, फिर है प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, तो यहां पर हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 है। अच्छा, अत्यधिक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। तो सही क्या है यहाँ पर, अति प्लस अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आया, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। अब हमारे पास विराम चिन्ह है ना, तो वहां पर अब जितने ये सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से आपको सिर्फ 3 सेंटेंस दिए गए हैं, 2 में आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। देखिए क्या है, राम ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो अब यहां पर विराम चिन्ह आप क्या देख रहे हैं, राम ने कहा। ठीक है, तो यहां पर राम ने कहा के बाद कॉमा होगा, जा रहा हूं के बाद पूर्ण विराम होगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर, और दूसरा इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे जिसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। अगर कोई चीज कहता है तो उसे हम दोहरे अवतरण चिन्ह में करते हैं। तो राम ने कहा कॉमा, फिर इसे उद्धरण चिन्ह में, और यहाँ पर एंड में पूर्ण विराम रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, भावुक प्रकृति प्रेमी रमन समुद्र की नील वर्णीय आभा का रहस्य जानना चाहते थे। तो इसमें तो सिंपल एक ही विराम चिन्ह है और वो है आपके पास में यहाँ पूर्ण विराम, और नील वर्णीय के बीच योजक चिन्ह रहेगा, तो कि नील वर्णीय यानी कि नीले रंग का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, मैंने छोटी सी पूजा अर्चना की और आनंद के इस क्षण में अपने माता पिता को याद किया। तो ये बचेंद्री पाल से लिया गया, याद है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने छोटी सी पूजा अर्चना की और आनंद के इस क्षण में अपने माता पिता को याद किया, सिर्फ पूर्ण विराम। योजक चिन्ह यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर 2 जगह योजक चिन्ह लगा हुआ था। ठीक, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 8 पे, जहां पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर प्रश्न दिए गए हैं। क्या है, निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने, 3 नंबर के रहेंगे। चलिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और हमें करने हैं 3। पहला क्या है, चोरी मत करना। अब अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा, चोरी मत करना। तो यहाँ पर भेद क्या होगा बताइए, हम आज्ञा बोल रहे हैं, चोरी मत करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। और अच्छा हाँ, मत कहे तो इसलिए निषेधवाचक वाक्य भी आप कह सकते हो, आज्ञा भी दी जा रही है और निषेध भी है, मना किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वह प्रसन्नता की बात है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। अब देखिए वह है, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह है और यहाँ पर भी है, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्यायाम करने से सुस्ती दूर हो जाती है। संकेतवाचक वाक्य में इसे तो जो व्यायाम करता है उसकी सुस्ती दूर हो जाती है, आप कहना है ना। यहाँ पर है ना, एक विधानवाचक वाक्य दिया है, इसे संकेतवाचक वाक्य में करना है। तो यहाँ पर एक तो व्यायाम करना है और सुस्ती का दूर हो जाना है, तो इन दोनों को इस तरीके से हमें करना है। तो जो व्यायाम करता है उसकी सुस्ती दूर हो जाती है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो देखो क्या है, यदि व्यायाम करोगे तो सुस्ती दूर हो जाएगी, ये भी सही है। तो जो व्यायाम करता है उसकी सुस्ती दूर हो जाती है, वो भी सही है। ये व्यायाम करोगे सुस्ती दूर हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, संकेतवाचक वाक्य में हमें 2 वाक्यों में इसे तब्दील करना पड़ता है। तो जब इसे हम 2 वाक्यों में तब्दील करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि वो जो है आपकी चीजें बदल जाती हैं उस जगह पर। चौथा प्रश्न है, कल हम आगरा जाएंगे। ठीक है, अब इसे संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। कल हम आगरा जाएंगे, तो ये तो सिंपल एक विधानवाचक वाक्य। संदेह में क्या करना पड़ेगा, हमें डाउट डालना पड़ेगा। शायद कल हम आगरा जाएंगे, हो सकता है हम कल आगरा जाएं। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। तो शायद कल हम आगरा जाएंगे अथवा हो सकता है कि कल हम आगरा जाएं। तो आप दोनों लिख सकते हो या एक भी लिख दोगे तो अपने आप में सही है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं खंड गा में। खंड गा में अब हमारे पास में आ रहे हैं हमारी पुस्तक स्पर्श से प्रश्न। पहले स्पर्श से आएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास संचयन से आएंगे। तो स्पर्श से आने वाले प्रश्न 2 तरीके से रहेंगे। पहले हमारे पास रहेंगे बहुविकल्पीय, फिर वर्णनात्मक। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम देख रहे हैं ये गद्य खंड आधारित प्रश्न है। ठीक है, गद्य खंड पर आधारित एक जो गद्य खंड के हमारे 5 अध्याय है ना, उन 5 अध्यायों में से हमारे पास किसी भी एक अध्याय से प्रश्न रखा जाएगा।
ठीक है, किसी भी एक अध्याय से, और उस गद्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। देखिए क्या दिया गया है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये अनुच्छेद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा सेकेंड चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। जब उन्हें चढ़ना था तो सबसे पहला जो इनके पास हडल था वो था खुम्बु हिमपात। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया जा चुका है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। यानी कि जितने काम किए गए हैं, हो सकता है अगर भाई बर्फ गिरी तो हमने जितनी सफाई करी है, जितना झंडियां लगाई हैं, सब कुछ किया, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो अगर ये बर्फ गिरी तो क्या होगा, सारा काम हमने जितनी मेहनत करी सब खराब और हमें फिर से रास्ता खोलना पड़ेगा। चलिए क्या है, लेखिका को खुम्बु हिमपात के बारे में जानकारी किसने दी? शिव कुमार ने, बहादुर सिंह ने, तेनजिंग ने या प्रेमचंद ने? तो कौन थे? उपनेता प्रेमचंद ने दी थी। किसने दी थी? उपनेता प्रेमचंद ने। नेक्स्ट है, लेखिका तथा उसके साथियों की एवरेस्ट पर पहुंचने की पहली बड़ी बाधा कौन सी थी? वो था क्या? खुम्बु हिमपात, वो पहली बड़ी बाधा थी। पर्वत पर ना चढ़ पाना, खुम्बु हिमपात की स्थिति, कठिन रास्तों पर चलना, कैंप की ओर जाना। तो पहली जो कठिनाई थी वो था खुम्बु हिमपात की स्थिति। तीसरा प्रश्न है, कैंप एक हिमपात से कितनी ऊंचाई पर लगाया गया था? 6000 मीटर पे, है ना? तो यहाँ पर क्या है, 5000 मीटर, 7000 मीटर, 6000 मीटर या 3000 मीटर। तो सही क्या है यहाँ पर? 6000 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, कैंप एक तक रास्ता साफ करने के लिए क्या क्या किया गया? अब कैंप एक तक जाने के लिए रास्ता साफ किया गया था, तो उसके लिए क्या क्या काम किया गया था? झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया था, सभी विकल्प सही हैं, यानी कि जितने दिए गए वो सही हैं, रस्सियां बांध दी गई थी, पुल बनाया गया था। तो ये सारे इंतजाम किए गए थे, तो हम कहाँ लगाएंगे? सेकेंड ऑप्शन, सभी विकल्प सही हैं। नंबर 5 है, प्रेमचंद के अनुसार अब तक किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि उस पर बर्फ गिर के सारे प्रयास खराब हो सकते हैं, है ना? देखिए क्या है, ग्लेशियर ना बनने के कारण, कठिनाइयों का जायजा ना लेने के कारण, बेस कैंप से सही जानकारी ना मिलने के कारण, या हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण। तो ये क्या कारण होगा? हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 में हमारे गद्य खंड के 5 अध्यायों में से ही प्रश्न आएंगे। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में कीजिए। तो अब 5 अध्यायों में से हमारे सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न, जिसमें से हमें करनी है 3 प्रश्न, उत्तर लिखना है 25 से 30 शब्दों में। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न करने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 2 नंबर, तो जब 3 प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से इसमें क्या दिया गया है। दुख का अधिकार पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। दुख का अंदाजा कैसे लगाया था? उन्होंने अपने ही पड़ोस की एक संभ्रांत महिला का उदाहरण देकर उसके बारे में सोचकर कि भाई उसका भी बेटा मरा था तो उसकी स्थिति क्या थी, और इसको क्या है, दूसरे ही दिन यहाँ पर खरबूजे बेचने आना पड़ रहा है ना? तो देखिए क्या है, लेखिका ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी एक संभ्रांत महिला की बात सोचकर लगाया कि उसके पड़ोस में भी एक ऐसी ही जो है संभ्रांत महिला रहती थी, अच्छे खासे घर की, जिनकी आर्थिक स्थिति सही थी। तो उसके दुख को, उसका भी बेटा मरा था, तो उसको भी क्या था कि वो 2.5 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठी और हर थोड़ी देर में चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। उसको देखभाल के लिए ना जाने कितने डॉक्टर लगे थे। लेखक के अनुसार अतिथि का देवत्व कब समाप्त हो जाता है? तुम कब जाओगे अतिथि से?
अब देवता क्या होते हैं, आते हैं, दर्शन देते हैं, खातिरदारी कराते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अतिथि, अतिथि का देवत्व उस समय समाप्त होता है जब वो आकर रुक जाता है लंबे समय के लिए। भाई अतिथि को क्या था, भाई अतिथि देवता होता है, आओ दर्शन दो, खातिरदारी कराओ और चले जाओ। लेकिन यहाँ पर वो अतिथि राक्षस के समान हो जाता है जो आकर रुक जाता है काफी दिन के लिए। लेखक का मानना है कि अतिथि देवता होता है, पर यह देवत्व उस समय समाप्त हो जाता है जब अतिथि एक दिन से ज्यादा किसी के यहाँ ठहरकर मेहमान नवाजी का आनंद उठाने लगता है। उसका ऐसा करना मेजबान पर बोझ बनने लगता है। जाहिर सी बात है, जो होस्ट है, जिसके घर में वो आया है, उसका तो बजट गड़बड़ाने लगेगा ना। उसको ना जाने कितना भाई पैसे का भार पड़ जाएगा उसके ऊपर। फिर तीसरा प्रश्न, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, उस समय जो है हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज वहां पर शासित थे, तो लोग ऐसे ही अपनी परेशानियों से दबे कुचले थे। और ऐसे में रामन का जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेना और बाहर देशों के और पुरस्कार प्राप्त करना, लोगों को कहीं ना कहीं ये जागृत किया उन्होंने कि ये भी एक क्षेत्र ऐसा है, विज्ञान का क्षेत्र, जहां पर काम किया जा सकता है, जहां पर हम काम करके बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों को जीत सकते हैं। हम भारतीय हैं, इस चीज का गर्व उनको करने का भी मौका दिया था। देखिए क्या है, रामन के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति बहुत चेतना थी एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब रामन को अधिकतर पुरस्कार मिले थे, यानी कि जिस समय हम दबे कुचले थे, रामन ने उस समय ख्याति प्राप्त करी थी। उस समय में यहाँ पर वैज्ञानिक चेतना का खासा अभाव था, यानी कि लोगों को विज्ञान से, भाई अपनी ही मुसीबतें इतनी ज्यादा थी, विज्ञान की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं था। रामन के वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान और सम्मान मिला। तो रामन ने जो काम किया, लोग भारतीयों को जानने और समझने लगे कि हाँ, भारतीय भी ऐसे हैं। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारत की न सिर्फ वैज्ञानिक चेतना जागृत हुई, बल्कि भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ा और इसके कारण कई भारतीय युवा विज्ञान की पढ़ाई एवं शोध कार्य के प्रति आकर्षित हुए। बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने सोचा कि हम भी इस क्षेत्र में आए, हम भी इतना जो है नाम कमा सकते हैं। इस प्रकार रामन नवयुगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो नवयुवकों ने कहीं ना कहीं रामन के द्वारा किए गए अनुसंधानों और उनको मिले पुरस्कारों, ख्याति से बहुत प्रेरणा ली और इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए। चौथा प्रश्न है, यंग इंडिया और नवजीवन नामक साप्ताहिक पत्रों से संबंधित सारी व्यवस्था का कामकाज लेखक के कंधों पर क्यों आ पड़ा? शुक्र तारे के समान पाठ के आधार पर बताइए। क्यों लेखक के पास ही ये सारा काम आया? ठीक है, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो महादेव भाई थे वो गांधी जी के साथ बहुत सारे आंदोलनों में बिजी हो गए, इसलिए लेखक के ऊपर ये सारा भार आ गया था। यंग इंडिया और नवजीवन दोनों साप्ताहिक पत्रों का काम बढ़ने पर गांधी जी व महादेव भाई का अधिकांश समय देश भ्रमण में बीतने लगा, क्योंकि भाई जगह जगह उन्हें जाना पड़ता था, जिसकी वजह से संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापे खाने की सारी व्यवस्था लेखक के जिम्मे आ गई। अब ये था कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले कि जहां पर जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां की सारी चीजें हों। भाई खबरें जाना, इधर उधर जाना, खबर करने का काम तो भाई महादेव देसाई और जी और गांधी जी कर रहे थे। बहुत सारी जगह पर उनको लेख लिख के तो मिल रहे थे, लेकिन इसके संपादन का काम भी आसान नहीं होता। तो इसलिए ये सारा काम किसके ऊपर जिम्मे आया? हमारे लेखक के ऊपर आया। चलिए अब आ गए हम प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर अब हमारे काव्य खंड के 5 अध्यायों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन 5 अध्यायों में से कहीं से भी एक काव्यांश रखा जाएगा, हमें उसे पढ़ना है और पढ़कर उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए क्या है, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 नंबर के। ठीक है, देखिए क्या है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनहे अठले हैं सब बाटी न ले हैं कोई। तो रहीम जी के दोहों से दिया गया है। रहीम जी कहते हैं कि मन की दुख और तकलीफों को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, दूसरों से हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई हमारे दुख को बांट नहीं सकता, लेकिन हमारे दुख को सुनकर
वो मजाक जरूर बना सकते हैं और हमारे पीठ पीछे उसका मजाक बनाकर हंसेंगे। इसलिए कभी भी अपने मन के दुख और तकलीफों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अब इस पे 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने मन के दुख को कहां तक सीमित रखना चाहिए? अब बताइए कहां तक सीमित रखना चाहिए? अपने तक ही, अपने घनिष्ठ मित्र तक, अपने गुरु तक या अपने माता पिता तक? तो कहां तक रखना चाहिए? अपने तक ही रखना चाहिए। तो सही क्या है? हमें अपने दुखों को सिर्फ अपने तक रखना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें अपना दुख दूसरों के सामने व्यक्त क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई हमारे दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि उस पर हंसेगा, उसका मजाक बनाएगा, है ना? क्योंकि दूसरे हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दूसरे स्वयं दुखी हैं, क्योंकि दुख स्वयं को भोगना है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्यक्ति क्या सोचकर अपनी व्यथा दूसरों को सुनाता है? वो क्या सोचता है कि भाई कोई हमारा दुख बांट लेगा, बांटने से वो दुख कम हो जाएगा, है ना? उसका दुख बढ़ जाएगा, उसका दुख कम हो जाएगा, लोग उसे सुख प्रदान करेंगे, लोग उसकी सहायता करेंगे। तो सही क्या है? व्यक्ति ये सोचकर अपनी व्यथा दूसरों को बताता है कि उसका दुख कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही में अगर हम किसी को दुख बताने भर से मात्र से वो कम हो जाए तो क्या बात है? ऐसा तो होता ही नहीं। चौथा प्रश्न है, लोग आपस में क्या बांटना पसंद नहीं करते हैं? दुख को बांटना पसंद नहीं करते, है ना? संपत्ति को इनमें से कोई नहीं, दुख को या सुख को। तो कौन नहीं बांटता है? वो है दुख को कोई भी बांटना पसंद नहीं करता। भाई दूसरे का दुख हम क्यों लें? हम नहीं जानना चाहते, अपना दुख अपने पास रखो, हम दुख कर क्या लेकर क्या करेंगे, है कि नहीं? सुनी ऐठलय हैं लोग सब पंक्ति का आश्रय क्या है? इस पंक्ति का क्या मतलब है? इनमें से कोई नहीं है, लोग दूसरों के दुख को सुनकर दुखी होते हैं, लोग दूसरे के दुख को सुनकर केवल मजाक उड़ाते हैं, सभी लोग संसार में दुखी हैं। तो उसका रीजन क्या है? यहाँ पर होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पर लोग दूसरों के दुख को सुनकर केवल मजाक बनाते हैं। सुनी अठलई, सुनी मतलब सुनना, अठलई मतलब मजाक, लोग यानी कि लोग सुनकर मजाक बनाते हैं। चलिए अब हमारे पास में जो हमारा काव्य खंड है ना, उसी में से हमारे सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे। हमें 3 प्रश्न करने हैं 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न के लिए हमें जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। तो 3 प्रश्न करोगे तो 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो काव्य खंड के हमारे प्रश्न हैं और यहाँ पर हमें कितने करने हैं? 3 करने हैं। 4 दिए गए हैं, 3 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, कवि रैदास ने प्रभु को निडर क्यों कहा है? बोले ना कि हम मेरे जो गरीब निबाजू हैं वो किसी से डरते नहीं हैं और वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो क्या है देखिए, कवि ने प्रभु को निडर कहा है क्योंकि वह दीन दयालु गरीब निबाजू हैं। ठीक है, यानी कि गरीब दीन दयालु पर वो दया करने वाले हैं। वे समदर्शी हैं, सभी को समान रूप से देखते हैं, किसी को ऊंचा नीचा करके नहीं देखते, समान रूप से देखते हैं। वे नीची जाति वालों को भी अपनाकर उन्हें समाज में ऊंचा स्थान देते हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब समाज में अगर किसी ने किसी को नीचा रखा हुआ है और कोई उसे ऊंचा उठाने का काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यानी कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत हिम्मत है जो ये काम कर रहा है, वो डरता नहीं है। तो ये काम प्रभु के द्वारा हो रहा है, इसका सीधे मतलब ये है कि वो किसी से डरते नहीं है। समाज के उस निम्न तबके को जिसको पूरे समाज ने धुतकारा है, अलग रखा है, उस तबके को भी क्या करते हैं? वो ऊपर उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, सभी कुछ गीत अगीत कुछ नहीं होता। सब कुछ गीत अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। गीत वो जो चीजें गाकर स्पष्ट कर दी जाती हैं, अगीत वो जिसे गाया नहीं गया मगर भाव वही थे, वो मन के अंदर ही रह गए। ठीक है, ये चीज कविता में स्पष्ट करी गई गुलाब के माध्यम से, शुकी के माध्यम से और जो है प्रेमिका के माध्यम से। इन सब के अंदर भाव थे, लेकिन वो किसी न किसी कारण से अपने भावों को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। तो ये भाव उनके मन के अंदर ही रह गए, तो वो बन गए अगीत।
जबकि नदी, शुक और प्रेमी द्वारा गाया गया गीत सभी ने सुना, उन्होंने अपने मन के भावों को प्रकट कर दिया, तो वो कहलाए हमारे गीत। तो प्रकट की स्थिति गीत है और अप्रकट की स्थिति अगीत कहलाती है। तो गीत अगीत दोनों ही होते हैं। देखिए क्या है, मनुष्य मन के भावों को प्रकट करने के लिए गीत और अगीत दोनों का प्रयोग करता है। हमने जब अपने मन की बात को प्रकट कर दिया, गीत कहलाए, नहीं प्रकट किया, मन में रखा, तो अगीत कहलाए। गीत और अगीत में बहुत फर्क होता है। जो मन में गुनगुनाया जाता है वो अगीत होता है, जब इसे स्वर और शब्द मिल जाते हैं तो ये गीत बन जाता है। ठीक है ना। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन प्रसन्न है और वो गीत उनके मन में चल रहा है, वो भले प्रकट नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, जो इनका गला बहुत अच्छा आता है, अच्छा गा लेते हैं, वो अपने भावों को गा के प्रकट कर लेते हैं। अगीत को व्यक्त करना मुश्किल होता है, यह मन में उमड़ घुमड़ कर रह जाती है, जबकि गीत सभी को प्रत्यक्ष रूप से सुनाई देता है। तो अगीत क्या होता है, वो मन ही के मन अंदर रह जाता है, लेकिन अगीत जो है वो गीत जो है वो प्रकट हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, पथ पर थम जाने से हम किस लाभ से वंचित रह जाते हैं? कविता अग्निपथ के आधार पर बताइए। अगर हम किसी पथ पर चल रहे हैं, यानी अब पथ कौन सा है, हमारे जीवन का पथ है, हम किसी चीज को पाने के उसमें चल रहे हैं, अब हम थम जाएं, हम अगर रुक जाएं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पथ पर थम जाने से अगर हम रुक गए तो हम किन लाभ से वंचित रह जाते हैं? कौन सा ऐसा लाभ है? हम जाहिर सी बात है अपने लक्ष्य को पाने से वंचित रह जाते हैं। हमने जो कुछ पाने के लिए प्लान किया हुआ है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, अगर हम उतनी मेहनत नहीं करें, उतना संघर्ष नहीं करें, तो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। यह जीवन पथ अग्नि पथ के समान संघर्षों, कष्टों, बाधाओं से भरा हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो इस पथ की बाधाओं से घबराकर बीच में ही थम जाते हैं, वे अपना लक्ष्य यानी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। हम नहीं प्राप्त कर भाई, हम संघर्ष, जैसे इस समय आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है, जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। आप अगर अभी से संघर्ष नहीं करोगे, मतलब अगर अभी से प्रिपरेशन नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ही नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम रास्ते में ही रुक जाएं तो हम अच्छे जो है नंबर्स नहीं ला सकते, यानी कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां दी हैं, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ। तो ये कहाँ से, कौन सी कविता ली गई है? खुशबू रचते हैं हाथ, वहां से लिया गया ना। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का तात्पर्य उन छोटे छोटे बच्चों से है जो कि अपने घरेलू कुटीर उद्योग, अगरबत्ती बनाने के काम में लगे हुए हैं। ठीक है। उसी तरीके से जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी कि ये उन नवयुवतियों के हाथ हैं जो अभी यंग हुई हैं, अभी नौजवान हुई हैं। उनके हाथों में कोमलता भी है, खुशबू भी है, और वो भी इस अगरबत्ती के बनाने के काम में लगी हुई हैं। देखिए क्या है, कवि ने कहा है कि अगरबत्ती बनाने वालों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों में नाखून घिसे होते हैं। कुछ कम उम्र के बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के पत्ते, नए पत्ते के समान होते हैं। कुछ नवयुवतियां भी हैं, अपने कोमल हाथों से अगरबत्तियां बनाती हैं जिनके हाथ जूही की डाल के समान होते हैं। किसी के हाथ जख्म के फटे और कुछ कारीगरों के गंदे हाथ होते हैं। तो खुशबू रचते हाथ में उन्होंने अगरबत्ती जैसी खुशबूदार चीज जो हमारे घरों को महकाती है, उनको बनाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके जो रहने के स्थल हैं कितने गंदे, कितने बदबूदार, ये बताए हैं। साथ ही इनको बनाने का काम हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति कर रहा है, ये बताने का प्रयास किया है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 में हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से प्रश्न आएंगे। तो संचयन में है हमारे पास 4 अध्याय। इन 4 अध्यायों में से हमारे सामने कितने प्रश्न रखे जा रहे हैं? 3 प्रश्न रखे जा रहे हैं और हमें 2 प्रश्नों को करना है। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है,
तो आपको 50 से 60 शब्द यानी कि सीधे सीधे ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। इसके लिए अब एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो जब आप 2 प्रश्न करोगे तो उसके लिए आपको मिलेंगे कितने, 8 नंबर। ठीक है, तो संचयन बुक में जो हमारा चैप्टर है ना, आपका गिल्लू है, स्मृति है, कल्लू कुमार की उन्हा कोठी है और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, इन 4 अध्यायों में से प्रश्न रखे जाएंगे। देखिए क्या है, भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में क्या अंतर नजर आया, जो और बाकी जो जानवर हैं उनसे और गिल्लू में क्या अंतर समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, अब जो भोजन के संबंध में पूछा गया, अब क्या है ना, बाकी जानवरों को भोजन के कक्ष में प्रवेश की भी ये अनुमति नहीं थी, लेकिन गिल्लू क्या था, वो तो उस जैसे ही लेखिका बैठती खाने को वो भाग कर आ जाता। पहले शुरू में तो वो थाली के अंदर ही बैठता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने, महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने उन्हें जो है थाली के बगल में बैठकर खाना खाना सिखाया और वो एक एक चावल यहाँ पर लेखिका खाती जाती और वो अपने हाथ से एक एक चावल जो है थाली से लेकर खाने लगता, जबकि दूसरे जानवरों को इस चीज की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। देखिए क्या है, लेखिका ने अनेक पशु पक्षी पाल रखे थे जिनमें उन्हें बहुत लगाव था, परंतु भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में यह अंतर नजर आया कि उनमें से किसी भी जानवर को लेखिका के साथ उनकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी, परंतु गिल्लू खाने के समय मेज पर आ जाता और लेखिका की थाली में बैठकर खाने का प्रयास करता। यानी कि कोई जानवर उनके पास नहीं आता था, लेकिन गिल्लू ही एक अकेला ऐसा था जो उनके साथ उनकी थाली में ही बैठकर खाना चाहता था, मगर लेखिका ने धीरे धीरे उसे अलग अलग बैठकर खाना सिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक धर्मवीर भारती ने अपने पिता से किया हुआ वायदा किस तरह निभाया, इससे आपको क्या सीख मिलती है। तो ये चैप्टर है हमारा कौन सा, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लेखक को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जब उनका एडमिशन स्कूल में कराया गया तो उनके माता पिता दोनों को ही बड़ी ये चिंता थी कि ये अपनी पाठ्य पुस्तकें जो हैं, पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं पढ़ाई की, वो पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, बाकी पुस्तकें तो ये पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जब उनका एडमिशन जिस दिन कराया गया स्कूल में, इनके पिताजी इन्हें बाहर ले गए अनार का जूस पिलाने के लिए। वहाँ इनको जूस पिलाया और फिर उसके बाद इनने पिताजी ने वादा लिया कि तुम अपनी स्कूल की किताबों को भी उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ोगे जितने इंटरेस्ट से तुम बाकी पुस्तकों को पढ़ते आए हो। और ये वादा उन्होंने निभाया भी। उन्हें कक्षा 5 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था उनकी पढ़ाई में, है ना। तो चलिए देखिए क्या है। लेखक के पिता ने उनसे कहा था कि वायदा करो कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी इतने ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। माँ को इस बात की बड़ी चिंता थी कि तुम माँ की चिंता को मिटाओगे। लेखक ने जी तोड़ परिश्रम किया, इसीलिए तीसरी और चौथी कक्षा में अंक अच्छे आए, परंतु 5वीं कक्षा में वो फर्स्ट आ गया। तो 3rd क्लास में और 4th क्लास में अच्छे नंबर आए, लेकिन 5th क्लास में वो फर्स्ट आ गए। यह देख उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। इस तरह लेखक ने अपने पिता से किया हुआ वायदा निभाया। इससे अब हमें क्या सीख मिलती है, ये भी पूछा गया। देखिए, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूरा दिन पढ़ते रहो, लेकिन जितनी देर पढ़ो उतनी देर मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। माता पिता का कहना मानना चाहिए, जो वो कहते हैं वो सुनिए, समझिए, वो आपके भले और आपके भविष्य के लिए ही है। हमें दूसरों से किया हुआ वायदा निभाना चाहिए। अगर आप किसी से वादा करते हो तो उस वादे को निभाना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो साधना करी, तपस्या करी, और उद्धार जो है उनके उद्धार के लिए क्या था, गंगा जी को वो चाहते थे पृथ्वी पर लाना, ठीक है। भागीरथी, ठीक है, गंगा तो बाद में बनती है, अलकनंदा और भागीरथी को मिलकर, तो उनको भागीरथी कहलाई ही इसलिए क्योंकि भागीरथ जी ने उन्हें जो है तपस्या कर कर नीचे अवतरण कराया था पृथ्वी का। तो गंगा अवतरण के लिए भाई उन्होंने बहुत तपस्या करी और गंगा जी मान भी गई। लेकिन गंगा जी ने कहा कि भाई मैं अगर सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग से धरती जो है वो पाताल लोक में चली जाएगी, मेरे वेग को संभालना मुश्किल है। तो फिर भागीरथ जी ने शिव जी से आग्रह किया
क्या आग्रह किया, उनको मनाया कि गंगा जी को आप अपनी जटाओं में उलझा लीजिए, जिससे उनके वेग में थोड़ी कमी आ जाएगी और वो पृथ्वी पर अवतरित हो पाएंगी। और यही हुआ, जो है वो शिव जी की जटाओं में उलझकर जब जो है आई पृथ्वी पर, तब वो अभी तक प्रवाहित हो रही हैं, हम सभी देखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भागीरथ कठोर तपस्या के बाद गंगा मां को धरती पर लेकर आए थे। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसके लिए ऋषि भागीरथ ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि वह गंगा जी को अपनी जटाओं में ले लें और उसके बाद गंगा जी को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित करें। भगवान शिव जी का चेहरा पूरी चट्टान पर बना हुआ है। वहां पर क्या है, ये पूरी गंगा एक चट्टान पर शिव जी का चेहरा है और दो पहाड़ों पर उनकी जटाएं फैली हुई हैं। उनकी जटाएं दो पहाड़ों पर फैली हैं। भारत में ये भगवान शिव जी की सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। यानी कहा जाता है कि जो भारत है इसमें सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति यही उन्हाकोटी में है, इस गंगा अवतरण के जरिए। अब हमारे पास आ गया खंड गा। तो हमने का कर लिया जो है अपठित बोध, खा कर लिया व्यवहारिक व्याकरण, गा कर लिया पाठ्य पुस्तकें। अब आ जाते हैं घा, जो कि है हमारा रचनात्मक लेखन, जहां पर हमारे पास आएगा अनुच्छेद, पत्र, चित्रवर्णन और संवाद। ठीक है, तो करें, चलिए देखें क्या है। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपके सामने दिए गए हैं 3 अनुच्छेद, ठीक है, तीनों हैं, इसमें से हमें सिर्फ एक करना है। जो भी आप करोगे एक, वो अनुच्छेद आपको 120 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 120 शब्दों में। और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 5। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद है कमर तोड़ महंगाई विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। भाई हम सभी लोग जानते हैं महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और ये आम जो व्यक्ति है, जो मध्यम वर्ग का है, उसकी कमर इस चीज से टूट रही है, क्योंकि भाई हर चीज के लिए उसे पैसा देना पड़ता है। अब इसको आप कैसे बांधेंगे अनुच्छेद में, यही एक आपको चीजें, हमें इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीजें कराती हूँ। देखिए क्या है, वर्तमान समय में निम्न मध्यम वर्ग महंगाई की समस्या से त्रस्त है। यानी कि जो मध्यम वर्ग है उससे भी जो निम्न है उनसे बात। महंगाई भी ऐसी जो रुकने का नाम ही नहीं लेती, बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण रह ही नहीं गया है। महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि होना महंगाई का प्रमुख कारण है। यानी कि मैन्युफैक्चर इतनी चीज नहीं होती है जितना डिमांड होती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज अगर हम जाहिर सी बात है बाजार में लेने जाएंगे, वो ज्यादा नहीं है तो जितनी भी होगी वो ज्यादा रेट्स पर बिकेगी। वही होता है। अब जैसे आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी जो है ना प्याज महंगा हो गया, टमाटर बहुत महंगा हो गया, इसका रीजन ये होता है कि सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड उतनी ही, डिमांड और बढ़ जाती है, तो इस वजह से क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती है। अब इसी के विपरीत चले जाओ, मार्केट में जो है सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। जैसे देखिए ठंड के टाइम में जो है मटर बहुत आती है, टमाटर बहुत आते हैं, सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, उन सभी के रेट कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतनी तादाद में सब्जियां फ्लो करती हैं। लेकिन फिर वही गर्मी में आइए, गर्मी में ये सारी चीजें सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में इतने अच्छे नहीं, लेकिन गर्मियों में खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, इसकी सप्लाई ज्यादा होती है, तो ये सबके रेट कम रहते हैं, लेकिन सब्जियों कम रहती है सप्लाई, तो वो बढ़ जाती है। कभी कभी सूखा, बाढ़ तथा अतिवृष्टि जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा जो है बारिश हो गई या बाढ़ आ गई, तो इससे भी क्या है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे नष्ट हो जाती है और इससे भी महंगाई बढ़ती है। वस्तुओं की जमाखोरी भी महंगाई बढ़ाने का प्रमुख कारण है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना स्टॉकिस्ट, वो जो है गोदामों में भर लेते हैं, इससे भी महंगाई बढ़ जाती है। जमाखोरी से शुरू होती कालाबाजारी, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली तथा अंधाधुंध मुनाफेखोरी की प्रवृत्ति है। कालाबाजारी होगी, ज्यादा में बेचोगे, बेचोगे, महंगा बेचोगे। सरकारी अंकुश का अप्रभावी होना महंगाई तथा जमाखोरी को बढ़ावा देता है। सरकार अखबारों में तो महंगाई कम करने की बात करती है, पर वह महंगाई बढ़ाने में किसी से कम नहीं है। सरकारी उपक्रम भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ाते रहते हैं।
तो जो भी एक होता है ना, चीज़ें हर एक फ्लो में बहती है, तो कभी किराया बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, तो इससे भी महंगाई बढ़ जाती है। इस जानलेवा महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़कर रख दी है। अब उसे 2 जून की रोटी जुटाना तक कठिन हो गया है। पौष्टिक आहार का मिलना तो और भी कठिन हो गया है। महंगाई बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमारी आवश्यकताएं तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। हमारी नीड्स जो है हर चीज की बहुत बढ़ रही हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी भी दाम पर वस्तु खरीद लेते हैं। अब क्या हमें चीजें जरूरत है तो हम क्या, भाई जितना पैसा है दो, हमें जरूरत है हम ले लेते हैं, तो ये भी एक तरीके से दाम बढ़ जाते हैं। इससे जमाखोरी और महंगाई को बढ़ावा मिलता है। महंगाई को सामान्य व्यक्ति की आय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, यानी कि व्यक्ति कितना कमाता है और महंगाई किसे, तो इसी अनुपात में देखा जाता है। महंगाई के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या भी उत्तरदायी है। भाई इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो उतना सामान भी मार्केट में लाना पड़ेगा, उतना सामान नहीं आएगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी। इस पर भी नियंत्रण करना होगा। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। 80 से 100 रुपए किलो की दाल आम आदमी खरीद कर भला कैसे खा सकता है। सरकार को खाद्य महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाना परमावश्यक है, जिससे आम आदमी को राहत मिले। ठीक है, तो ये था हमारा पहला अनुच्छेद। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे अनुच्छेद। मैंने कहा ना 3 अनुच्छेद दिए हैं, उसमें से आपको कोई एक करना है, तो अब हम करने के लिए जा रहे हैं अपना दूसरा अनुच्छेद। क्या है? मैं और मेरा देश, ये विषय है। ठीक है, ये शीर्षक है। विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखना। अब इस पे 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। क्या है? एक दूसरे के लिए पूरक हैं। भाई मैं और मेरा देश, ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जाहिर सी बात है, अगर जनता नहीं होगी तो देश नहीं होगा। ठीक है, और देश अगर सिक्योर नहीं है तो जनता नहीं होगी। देश में ही व्यक्तित्व का विकास है। अब देश में ही हम रहेंगे तभी हमारा डेवलपमेंट है और देश के प्रति हमारा कर्तव्य। तो ये 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं जिस पर मैं और मेरा देश विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसको। मैं और मेरा देश एक दूसरे के पूरक है। हमेशा ध्यान रखना एक चीज, जो यहाँ पर संकेत बिंदु दिए जाते हैं इसे हम हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम इसके अंदर लिखते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला है कि आपको 120 में लिखना है, तो मान के चलिए कि एक टॉपिक पर आपको 40 वर्ड के अंदर लिखना पड़ेगा। 40 शब्दों के अंदर एक टॉपिक पर आप लिखोगे। चलिए, मैं और मेरा देश एक दूसरे के पूरक है। देश मुझे एक सुरक्षित माहौल प्रदान करता है जहां मैं स्वतंत्र रूप से सोच सकता हूं, सीख सकता हूं और बढ़ सकता हूं। बदले में मैं अपने देश के विकास में योगदान देने का प्रयास करता हूं। भाई जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो मैं अपने देश के लिए खर्च करता हूं ताकि मेरा देश आगे की तरफ डेवलपमेंट करे, आगे प्रगति करे। मेरा मानना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके देश के माहौल में ही विकसित होता है। देश की संस्कृति, परंपराएं और मूल्य हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। इसीलिए हमें अपने देश की संस्कृति और परंपराओं का सामना करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? अपने देश की संस्कृति और परंपराओं के लिए। एक नागरिक के रूप में देश के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम देश में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर, अगर हमें हमारे देश में रहते हुए कुछ अधिकार प्राप्त हैं तो हमें कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं। मुझे अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में योगदान देना चाहिए और अपने देश के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो अपने देश के विकास में हमें जो है भाग लेना है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करें और हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल अपने देश की प्रगति के लिए करें। तीसरा अनुच्छेद है, क्या है? सत्यमेव जयते। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो ये भी आपको 120 शब्दों में दिया जाएगा। अगर आप ये करते हो तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, संकेत बिंदु क्या है? भाव। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस सत्यमेव जयते का मतलब क्या है और इसके पीछे का भाव क्या है, यानी कि क्या इमोशंस निकलते हैं इसके पीछे से। फिर नेक्स्ट आते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। यहाँ पर सत्य दिया है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो भाई इसका विपरीत है झूठ, तो झूठ के पांव नहीं होते, अर्थात झूठ कभी भी टिका नहीं रह सकता। पांव नहीं रहते का मतलब होता है कि वो कभी टिका नहीं रह सकता है ज्यादा लंबे समय तक।
फिर है सत्य ही परम धर्म है। तो ये 3 संकेत बिंदु पर आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए देखिए क्या है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया वह वाक्य भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ है सत्य ही जीतता है। अब इसका अर्थ क्या है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की जीत और झूठ की हार की कहानियां सब लोग बचपन से सुनते सुनाते आ रहे हैं। फिर भी बहुत कम लोग सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस दिखाते हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो सत्य बोलेंगे भी और सत्य के साथ खड़े भी होंगे जहां पे होगा। सत्य कटु होता है, यानी कि बहुत कड़वा होता है, अप्रिय होता है, अरुचिकर होता है, और सबसे बड़ी बात, सत्य होते हुए भी इसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आप सही हैं, आपको तकलीफ भी होगा, कष्ट भी होगा, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी और बहुत तकलीफों से भी सहना पड़ेगा। आप सही होते हुए आपको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, परंतु अंत में सत्य ही जीतता है। और अंत में क्या होता है? सत्य ही जीतता है। झूठ कभी स्थायी रूप से अपना प्रभाव बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि उसके पांव नहीं होते। पांव नहीं होता मतलब, अब उसका पांव नहीं होने का मतलब है उसका कोई बेस ही नहीं होता, तो वो ज्यादा समय तक स्थिर ही नहीं हो सकता, रुक ही नहीं सकता। वह हमेशा दूसरों के सहारे, क्योंकि भाई उसके जब पांव ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरों के कंधे पर चलेगा, यानी कि वो हमेशा गलत ही रहेगा। सत्य हमारे चारों ओर है, जिन्हें हम देखते हैं। चारों ओर सत्य है, लेकिन तभी उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते, और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत में सत्य को स्वर्ग का सोपान बताया गया। अब युधिष्ठिर जिन्होंने सत्य का रास्ता दिया, उनके साथ चले सब थे, लेकिन आखिरी तक स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। युधिष्ठिर पहुंच गए थे। सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्य की अलौकिक महिमा के कारण ही पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्यमेव जयते मंत्र का प्रचार किया और इसे भारत का राष्ट्रीय वाक्य घोषित किया। तो समझ में आया कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही धर्म है और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो यहाँ खत्म हो गया हमारा प्रश्न संख्या 14। 17 में से हम 14 प्रश्न कर चुके हैं, 15, 16, 17 3 बाकी हैं, जिसमें अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 15, जिसमें है हमारे पास 2 पत्र। दोनों में से हमें एक पत्र करना है। जो भी आप पत्र करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे नंबर 5, और पत्र आपको करना है 100 शब्दों में। ठीक है, चलिए टॉपिक देखते हैं क्या है। आप लक्ष्यता या लक्ष्य हैं। अगर आपका नाम, आप लड़की हैं तो आपका नाम लक्ष्यता है, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम लक्ष्य है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाली या वाले हैं, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, इस बात से आपकी माँ भावनात्मक रूप से बेहद परेशान है। भाई बच्चा इतनी दूर जाएगा तो माँ परेशान होगी ही होगी, तो माँ बहुत परेशान है। इमोशनली थोड़ा सा है कि अरे बच्चा है, इतनी दूर जा रहा है, वो भी अपने देश के बाहर जा रहा है ना। उनको समझाते हुए और अपने भविष्य के सपनों के बारे में बताते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। अब आपको माँ को समझाना है कि माँ जो है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे ये सपने हैं, इनको पूरा करने के लिए मुझे ये हायर स्टडीज करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या लिखे। अब चूंकि ये एक अनौपचारिक पत्र है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया है। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हम जहाँ रहते हैं हमें अपना जो है एड्रेस देना पड़ता है। P276 गोविंद नगर, नई दिल्ली। उसके बाद सीधे डेट आती है। डेट का फॉर्मेट इसी तरीके से रहेगा, 24 अगस्त 2000। ठीक है, फिर आते हैं माँ को संबोधित करेंगे आप, प्रिय माँ। अब आप चरण स्पर्श भी बोल सकते हैं, प्रणाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन आपके साथी रूप में मैं आपके प्यार और समर्थन के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। मेरे विदेश जाने के सपने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और मैं आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जो भाई मेरे सपने हैं मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। कृपया चिंता ना करें, मैं आपके सपनों को पूरा करके ही वापस आऊंगा। आपका संघर्ष और समर्थन मेरी मातृ भावनाओं को गर्वित करते हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद की प्रतीक्षा में लक्ष्यता या लक्ष्य। तो ज्यादा शब्द हमें लेने नहीं, 100 शब्दों में हमें लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं जाना है। वर्ड लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास पत्र है। या तो आपको वो पत्र लिखना था या ये पत्र लिखना था, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, दीपावली की सफाई के दौरान आपको कोई ऐसी वस्तु मिल गई है जिससे आप भावुक उठे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपसे बहुत ही टच थी, आप इमोशनल हो गए हैं। उसकी और उससे जुड़ी स्मृतियों की बातें साझा करते हुए मित्र को 80 से 100 शब्दों में
पत्र लिखना है। ठीक है, 80 से 100 शब्द में पत्र लिखना है। ध्यान रखिएगा, वो चीज़ आपके लिए बहुत इमोशनली टच करने वाली है और पत्र लिख रहे हैं आप मित्र को, तो अनौपचारिक पत्र है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस। देखिए क्या है, सरोजनी छात्रावास मुरादाबाद, दिनांक 30 मई 2000। प्रिय पंकज, आशा है तुम ठीक हो। मैं तुम्हें यह पत्र दीपावली की सफाई के दौरान हुई एक अद्भुत घटना के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, दीपावली की सफाई आप कर रहे थे तो आपको ये मिला। जब मैं पुराने सामानों की को छांट रहा था तो मुझे लकड़ी का एक पुराना खिलौना मिला। यह एक छोटा सा घोड़ा था जिसे मैंने बचपन में बहुत प्यार किया था। उसे देखते ही मेरे बचपन की सारी यादें मेरे सामने घूमने लगती। मुझे याद है कि कैसे मैं इस घोड़े के साथ घंटों खेलता था। मैं उसे अपने साथ घुमाता था, उसे दौड़ाता था और उसके साथ कहानियां बनाता था। यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। यह खिलौना मेरे लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि यह मेरे बचपन की खुशियां और निर्दोषता का प्रतीक है। यानी कि मैं बहुत खुशी हूं, मैं निर्दोष भाव से, बचपन में तो सभी निर्दोष रहते हैं, उस भाव से था। इसे देखकर मुझे अपने दादाजी की भी याद आई, जिन्होंने मुझे ये खिलौना दिया था। तो ये गिफ्ट में जिसने दिया था उसकी याद भी आना जाहिर सी बात है, अगर ये खिलौना इतना टची था। हालांकि ये खिलौना अब थोड़ा टूट गया है और उसका रंग भी फीका पड़ गया है, लेकिन मेरे लिए यह अनमोल है। मैंने उसे संभाल कर रख लिया है और इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। तो मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा है और हमेशा रखूंगा, ये चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई ऐसी वस्तु मिली हो जिसने तुम्हें भावुक कर दिया हो? अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा, तुम्हारा मित्र पवन। ठीक है, तो वो उस खिलौने के साथ आप कितना इमोशनली टच थे, ये बात आपने यहाँ पर बता दी। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 16 में। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, चित्र वर्णन। तो भाई हमारे पास 4 ही तो लेखन है भाई, एक चित्र वर्णन है, एक संवाद लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। दिए गए चित्र को देखकर लगभग 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। अब हमारे सामने एक चित्र है, आप यहाँ एक मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रसाद वाला है और यहाँ पर एक लेडी जो है वो थाली लेकर जा रही है। यहाँ एक गरीब बच्चा बैठा हुआ है। गरीब, ये देखिए, ये भी अब गरीब ये कैसे हमें पता चला, देखिए इनकी शर्ट्स में ये पैबंद लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं, ये स्त्री भी मंदिर जा रही है। तो इस तरीके से एक मंदिर का चित्र है, तो आपको इसका चित्र वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत चित्र मंदिर का है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति श्रद्धा भाव से जाता है और अपने इष्ट देव की पूजा करके मानसिक शांति पाता है। तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें अंदर से शांति मिलती है। जब हम कहते नहीं कि भगवान के पास जाओ सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, तो भगवान हमें क्या करते हैं, भगवान हमें काम एंड कूल करते हैं और तब हमारा दिमाग चलना शुरू होता है और तब हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। तो वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमें शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, सोचना हमें पड़ता है, तो इस तरीके से हमारी समस्याओं का हल मिल जाता है। आतः प्रातः काल सभी लोग मंदिर जाते हैं। इस चित्र में एक महिला हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही है। हिंदू धर्म में वृक्ष की पूजा का विधान है। तो देखिए वृक्ष, भाई वहां पे वृक्ष भी पूजे जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक मंदिर के बाहर पीपल या केले का पेड़ एवं तुलसी का पौधा होता है। इस चित्र में भी एक वृक्ष है जिसके सामने खड़े होकर एक महिला पूजा कर रही है। एक बच्चा पूजा के लिए जाती हुई महिला से भिक्षा मांग रहा है। अब ये देखिए, ये जाते तो ये भिक्षा मांग रहा है, ये महिला पूजा, पेड़ की पूजा कर रही है। एक बच्चा पूजा के लिए जाती हुई महिला से भिक्षा मांग रहा है। उसके एक हाथ में पात्र है और दूसरे हाथ में भिक्षा के लिए फैला रखा है। तो कुछ एक बर्तन पात्र टाइप का है और दूसरा हाथ उसने ऐसे करके फैला रखा है। सीढ़ियों के पास एक बच्चा बैठा है जो कि अपाहिज है। वह मंदिर में आने वाले भक्तों से दया की भीख मांगता है। यहाँ मन में शांति मिलती है। अब अपाहिज क्यों कहा गया, देखिए इसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है ना, ये तो इसलिए इसको अपाहिज कहा गया। ठीक है, तो ये 100 शब्दों में हमने चित्र वर्णन कर दिया। अब हम आगे प्रश्न संख्या 17 में। अब यहाँ है हमारे पास संवाद लेखन। अब संवाद लेखन का टॉपिक दिया हुआ है, क्या दिया है, अध्यापक और अनुपस्थित रहने वाले छात्र राहुल के बीच संवाद लिखना है। टीचर है और एक छात्र है जो कि अब्सेंट था। अब जब वो स्कूल आया तो अध्यापक ने उससे बातचीत करी। अब ये बातचीत पॉजिटिव मोस्टली कोशिश करना, जैसे क्या होता है टीचर डांट
देते हैं कि बच्चा जो है वो एब्सेंट था, तो कभी भी आपको कोई भी जो संवाद लिखना है वो निगेटिव वे में नहीं लिखना, सब पॉजिटिव में लिखना। अब ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्या है, अब इसका फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जब भी हम जो है संवाद लिखते हैं, जो बोल रहे पात्र हैं उनका जो है नाम एक तरफ रहता है और उनके द्वारा किए जाने वाले और कहे जाने वाली बातें अलग रहती हैं। तो ये फॉर्मेट आपको पहले से पता है, इसी तरीके से लिखिएगा। क्या दिया है, राहुल कक्षा के बाहर से। अब जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। गुरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अध्यापक हाँ हाँ आओ, इतनी देर से क्यों आए? उन्होंने क्वेश्चन किया। राहुल कक्षा में आकर प्रणाम गुरुजी। फिर क्या, अध्यापक तुम काफी दिनों बाद विद्यालय आए हो? राहुल जी गुरुजी क्षमा करें, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, आज भी मैं डॉक्टर से दवा लेकर आ रहा हूं, इसीलिए देर हो गई। अध्यापक अच्छा अच्छा बैठो, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? अब भाई जाहिर सी बात है हम पूछेंगे, इतने दिन से नहीं आ रहे हो, डॉक्टर से आ रहे हो तो क्या हुआ? राहुल गुरुजी मुझे पिछले कई दिनों से बुखार आ रहा है और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अध्यापक बेटा बुखार होने पर रक्त की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों शहर में मलेरिया ने जोर मारा हुआ है। राहुल ठीक है गुरुजी, मैं आज ही अपने डॉक्टर से बात करके खून की जांच करा लूंगा। तो ये सिंपल सा एक संवाद था दोनों के बीच में, और 100 शब्दों में हमें लिखना था, ज्यादा तो नहीं लिखना था। अब संवाद में अथवा करके हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए फिर से एक संवाद है, 2 संवाद दिए गए, दोनों में से एक करना था। यहाँ पर क्या है, अपने विद्यालय के नाट्य उत्सव में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करने के लिए एक प्रतिष्ठित नाटककार को आमंत्रित करने आप उनसे मिलने गए हैं। यानी कि बहुत ही फेमस स्टेज प्ले जो है स्टेज प्ले एक्टर हैं, जिन्होंने जो है जिनको आप आमंत्रित करना चाहते हैं अपने स्कूल में, ठीक है। आप दोनों के बीच हुए संवाद को 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो अब आपके पास उस एक्टर और आपके बीच जो संवाद हुआ जब आप उसके घर गए, तो उस संवाद को यहाँ पर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। मैं अपना नाम, मैं क्योंकि आप गए हैं तो हम मैं करके लिखेंगे। नमस्कार सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रवि नारायण, आप कोई भी नाम उस स्टेज एक्टर का दे सकते हैं। हाँ बेटा अंदर आओ। मैं धन्यवाद सर। रवि नारायण बैठो बेटा, बताओ कैसे आना हुआ? मैं श्रीमान हमारे विद्यालय में अगले सप्ताह शनिवार को नाट्य उत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम बताया कि भाई हमें क्यों जाना है। रवि नारायण बोलो बेटे, किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूं? मैं श्रीमान हमारे प्रधानाचार्य महोदय और हम सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि इस अवसर पर उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता हेतु आप विद्यालय में पधारें। तो अध्यक्षता मतलब आप उन्हें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करने के लिए गए। ठीक है। रवि नारायण ठीक है बेटा, मैं अवश्य आऊंगा। यह बताओ कि तुम सब विद्यार्थी इस अवसर पर विद्यालय में कौन से नाटक का मंचन कर रहे हो? अब चूंकि वो खुद एक स्टेज एक्टर हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन सा स्टेज प्ले करने जा रहे हो? मैं श्रीमान हमारे विद्यालय में महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन किया जा रहा है। तो इतना फेमस नाटक है, जो पूरा नाट्य शास्त्र ही जिन्होंने कालिदास जी ने लिखा, जो वो सारी चीजें आप उन पर बता रहे हैं कि उन्होंने ये नाटक लिखा है और उसी पर हम इसका मंचन कर रहे हैं। रवि नारायण अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर नाटक है। मैं जी श्रीमान, तो आप इस अवसर पर पधार रहे हैं? हमने कंफर्म किया कि भाई आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। रवि नारायण जी बेटा मैं जरूर आऊंगा। मैं ठीक है श्रीमान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार श्रीमान। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनसे आज्ञा लेकर चल देंगे। तो बहुत ही छोटे छोटे संवाद लिखने हैं, संवाद की बारीकियां मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लास 9th कोर्स बी का पहला सैंपल पेपर हमने कंप्लीट किया। तो अभी कई सारे सैंपल पेपर लेकर आऊंगी ताकि आप अच्छे से देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ आपको वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोबारा जल्दी ही फिर से एक नए सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।